नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जैसा कि आपको पता है कि यूपी के चुनावी यात्रा के सफ़र पर हम निकले हैं। लगातार यूपी के कई इलाकों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आम जनता से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो जो कहते हैं वह बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सालों में यूपी में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है योगी राज में, वह भी आप देख रहे हैं। अभी जब हम जौनपुर ज़िले में आए हुए हैं तो जौनपुर ज़िले के विधानसभा क्षेत्र, हम आपको बता दें कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम आए हुए हैं, जहां से जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो धनंजय सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लक्की यादव हैं और वीपीआई वोटरशिप इंटरनेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नवीन कुमार। तो नवीन कुमार जी के घर पर इस वक्त हम आए हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि एक सबसे अहम बात यह है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी बातों को, उनके मुद्दों को दिखाने के लिए, उनकी बातों को बताने के लिए कई बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उनके बीच से वे लोग गुमनाम तरीके से गुम हो जाते हैं जो जनता की आवाज़ को अपनी ज़ुबान में अपने तरीके से उठाना चाहते हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता के बीच पहुंचना चाहते हैं। उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं इन तमाम बातों में गायब कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम नवीन कुमार यादव जी के घर पर इस वक्त हम आए हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जनता के लिए क्या कुछ वह सोचते हैं, मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ करने की उनकी जिज्ञासा है। इन तमाम बातों को लेकर के उनके पास हम पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहला सवाल, आप अपना कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हम 2013 से माननीय विश्वात्मा जी के साथ जुड़े हैं जी, जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक हैं। आप भी यहीं जौनपुर से हैं जी। मछली शहर विधानसभा आपका पीछे छूट गया, उसी विधानसभा क्षेत्र में आपका घर पड़ता है। माननीय विश्वात्मा जी देश के वोटरों के लिए आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए बहुत समय से संघर्षरत हैं। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो मुलाकात करने के बाद मैं इससे पहले तमाम व्यक्तियों से मिला था, तमाम राजनीतिक सामाजिक लोग जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो ये लगा कि अब मेरा सही ठिकाना या सही व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई है। और उनके विचारों को सुना और मैं जो लोगों के लिए करना चाह रहा था या जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के प्रयास में मैं दर दर भटक रहा था, मुझे लगा कि माननीय विश्वात्मा जी की नीतियों पर चलकर और इस नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाकर और एक आंदोलन खड़ा करके एक राजनीतिक परिवर्तन लाकर ही इन लोगों का भला किया जा सकता है। तो संक्षिप्त शब्दों में थोड़ा हम दर्शकों को भी बताइए कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या आखिर किस पॉलिसी के तहत आप लोग। हमारी पार्टी की पहली विचारधारा है कि 2005 से लेकर 2011 के बीच में माननीय विश्वात्मा जी ने संसद में ये एक पिटीशन दायर किया था, जिसके तहत उन्होंने ये मांग की थी कि देश के वोटरों को एमपी एमएलए चुनने और सरकार बनाने के एवज में उनको हर महीने वोटरशिप के रूप में कुछ एक निश्चित रकम बिना किसी शर्त को उनको दी जाए। वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे टैक्स पेयर हो, चाहे भिखारी हो। अगर वो 18 साल की उम्र पूरा कर लेता है, वो वोटर हो जाता है, तो उसको हर महीने एक निश्चित रकम मिलनी चाहिए। मतलब वोट देने के एवज में जी, मतलब जो वोटर हैं उन्हें एक रकम दी जाए, उन्हें एक राशि प्रदान की जाए। कहा जा सकता है कि एक तरह की पेंशन योजना, पेंशन कह सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहूँ, पेंशन वो होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते टीएडीए वो सब जो आपका कटता है तो वही बाद में आपको पेंशन के रूप में रिटर्न होता है, या और कोई तरीका होता है जो पेंशन के रूप में वो चीज़ नहीं है। ये जो परिभाषा यहाँ मतकर्ता की या वोटरों की गढ़ी गई, वो पहले से गढ़ी गई है कि मतदान करने वाला मतदाता है। ये मतलब मतदाता अपना मतदान कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप वर्कर की स्पेलिंग, वर्कर का मतलब होता है मजदूर, मजदूर का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने के बाद अपनी मजदूरी लिए वो चला जाए। वोटर का मतलब होता है कि वोट डालने वाला, यानी वोट करता
मतकर्ता जी। हिंदी में वो ये रियल इसकी परिभाषा या शब्दार्थ ये होना चाहिए। शब्द को बदल दिया गया। हाँ, लेकिन साजिश के तहत कुछ लोगों ने वोटर का अर्थ बदल के मतदाता बना दिया है, जो कि गलत है। मतकर्ता को मतदाता बना दिया गया। ये मतकर्ता है, ये मत को दान करने की वजह से उसको कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने नई उसको जो है शब्द दिया है कि मतकर्ता। ये विश्वात्मा जी ने दिया है। और इसी के एवज में एमपी एमएलए को चुनाव होता है, एमपी एमएलए चुने जाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको पेंशन मिलती है, सरकार बनती है, सरकार से तमाम योजनाएं, तमाम भर्तियां की जाती हैं। उन सब के एवज में मतकर्ता को कुछ न कुछ एक निश्चित रकम मिलनी आपकी चाहिए। मांगे जो है वो तो कहीं बहुत अच्छी मांगे हैं, मांगे तो बहुत अच्छी है। इस पर सुनवाई कहाँ तक हो पाई है? सुनवाई 2011 में लोकसभा में जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष हुए थे जी, उसमें होते थे, तो जब इस पिटीशन को दायर किया गया तो कुछ सांसदों ने इस बात को माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा, लोकसभा स्पीकर के सामने। तो उन्होंने एक निश्चित टाइम दिया कि फला टाइम पे इस पे फला दिन में इस पे बहस होगी। तो देश के तमाम पार्टी, चाहे वो लाली यादव जी हों, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे, ये सब लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में इन लोगों ने तय किया कि अगर ये चीज़ें मांग ली जाएंगी तो फिर हमारे मुद्दे और हमारा जो राजनीतिक करियर वो सब खत्म हो जाएगा। तो और फिर कुछ कॉर्पोरेट घराने इस पे इन्वॉल्व हुए जी, बड़े जो कॉर्पोरेट आप देखेंगे वो इन्वॉल्व हुए। उन लोगों ने ये तय किया कि किसी तरह इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, इसे इस तरह से लुप्त कर देना चाहिए कि ये ऐसी कोई घटना हुई नहीं हो। जबकि उस समय 150 चैनलों और देश के तमाम अखबारों पे ये मतदाता को मिलेंगे पैसे, इस तरह की हेडलाइन छापी गई, न्यूज निकलते थे इंग्लिश में। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, वो तमाम लोगों को रिटायरमेंट के तौर पर एक मोटी रकम मिलती है। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनके बाद उन्हें एक मोटी रकम मिलती है, सरकारी आवास मिलते हैं और भी कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके लिए हैं, वोटर के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जो इन्होंने बताया कि वोटर के हक के लिए एक मांग रखी गई, तो खैर मांगे आपकी बहुत अच्छी। आप अपने क्षेत्र के लिए, आपका जो अपना विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? मल्हनी विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए अनजान नहीं है, लेकिन मल्हनी विधानसभा वालों के लिए मैं अनजान जरूर हूँ जी। उसका कारण ये रहा है कि मेरा क्षेत्र जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया रहा, इस वजह से मैं मल्हनी में टाइम नहीं दे पाया और मल्हनी के लोग मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन मैं मल्हनी की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। मल्हनी में आज गांव गुरबे में आप जाएंगे तो वहाँ की सड़कें ठीक नहीं हैं, लोगों को जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। उसका कारण ये है कि हार जीत कुछ ही लोगों में तय हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो फिर वो ये सोचते हैं कि जब हार जीत हमारे ही लोगों के बीच में तय होना है तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। और एक बार या कुछ समय बाद वो जीतेगा, कुछ समय बाद फिर हम जीत जाएंगे। तो उस क्रम को मैं तोड़ने के लिए मल्हनी विधानसभा में उतरा हूँ और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपनी बात और माननीय विश्वात्मा जी की नीतियों को जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं और उनको ये आगाह कर सकूं कि आप अपना वोट दान मत दीजिए, जिसको वोट दीजिए आने वाले समय में उसका कॉलर उसका पकड़ के उसे झकझोर कर अपना हक आप ले सकें। इसके लिए मैं उतरा हूं। हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं जहां पर कई सारे बाहुबली हैं और उन्हीं बाहुबली में एक नाम दर्ज है धनंजय सिंह का जी, वो भी नाम दर्ज है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसे बाहुबली से आप टक्कर ले रहे हैं, आप उनके सामने बगल में खड़े हो रहे हैं जी, तो कैसे आखिर उनसे जीत पाएंगे? देखिए, भारत की राजनीति में बाहुबली अगर किसी क्षेत्र में है तो उनका प्रभाव तो रहता ही है जी, नो डाउट, और उनकी एक दहशत होती है। कुछ दहशत की वजह से लोग वोट देते हैं, कुछ ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि एक वर्ग, एक वोट का एक मास जो है इनके साथ जुड़ जाता है। और ये जैसे क्राइम कम करते हैं लेकिन दहशत ज़्यादा बनाते हैं। कुछ घटनाएं ऐसा करेंगे और उसे अपने चैनल के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इस तरह से प्रचारित करेंगे कि वो बहुत बड़े डॉन हैं, बहुत बड़े माफिया हैं।
जबकि जनता को ये समझना चाहिए कि जनता से बड़ा डॉन कोई होता नहीं है। अगर इस मल्हनी विधानसभा का वोटर ये तय कर ले कि हमको किसको वोट देकर किसको इस मल्हनी विधानसभा का डॉन बनाना है, वो बन जाएगा। वो कोई डॉन आके उनके बीच में डॉनगिरी करे, बदमाशी करे, बाहुबली बने, ये संभव नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं जी, जो दर्शक होते हैं वो देखते हैं कि कौन पहलवान जीतेगा, जो जीतता है पहलवान फिर उसकी तरफ मजा लेते हैं। तो वो एक तरह से मल्हनी विधानसभा की जनता मजा ले रही है कि धनंजय सिंह बाहुबली आया, देखते हैं क्या करेगा। लेकिन सच ये है कि अगर यह व्यक्ति चुनाव जीत गया तो मल्हनी विधानसभा के लिए कुछ नहीं करेगा। यह व्यक्ति अगर चुनाव जीत गया तो यह व्यक्ति सिर्फ अपना बाहुबल बढ़ाएगा, अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। आज उनकी पत्नी जो इस समय इस जौनपुर की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जी, और वो विधायक बन जाएंगे अगर मान लीजिए, तो क्या कर देंगे? अब क्या जरूरत है आपको? आप बाहुबली हैं, आप पावरफुल आदमी हैं, तो आपको विधायकी का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? आप बैठिए, आप करिए भला लोगों का। आपके यदि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्या पर बात की जाए जी, तो आपके मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में कौन सारी समस्या है जो बहुत विकट रूप से है और उसे आप यदि जीतते हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे? ऐसी कौन सी समस्या है? मल्हनी में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण होना जरूरी है। एक तो ये है कि जैसे कुछ वर्ग के लोग हैं, यहाँ जो आपसी टकराव है उस टकराव को मैं चाहूँगा कि वो ख़त्म हो। दूसरा, मैं मल्हनी विधानसभा जनता के सामने ये बात पेश करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करके या बाहुबल के दम पे आए, वो ऐसे लोगों को न चुनिए। उनके सामने मैं मल्हनी विधानसभा के सामने ऐसा विकल्प दूंगा कि आप बिना किसी बाहुबल के, बिना किसी क्राइम के वाले भी व्यक्ति को आप चुन सकें, ऐसा विकल्प आपके सामने है। और नहीं, ये तमाम बातें आपने विकल्प की बात कही, मैं समस्या की बात कर रहा हूँ। समस्या इसके अलावा ये है कि अभी इंटीरियर जितने भी रोड हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि वो सब रोड सही नहीं है। दूसरा, जल कल की व्यवस्था जो है काफ़ी कमज़ोर है, उसे ठीक करने का प्रयास करूँगा। और अधिकतर लोग, यहाँ के क्षेत्र के लोग रोजगार की समस्या से जो है जूझ रहे हैं, उसे मेरा प्रयास रहेगा कि उसे दूर करने का प्रयास करूंगा और लोगों को इन सब तमाम चीज़ों से, झंझावात से निकाल कर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव और योगी सरकार को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? योगी आदित्यनाथ बाबा हैं, सही मायने में तो यह है कि बाबा को कभी राजनीति में आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गए। उनकी भाषा आप देखिए, वो धनंजय से ज़्यादा गिरे स्तर की बात करते हैं। जैसे एक माफिया होता है, एक बदमाश होता है, उस स्तर से वो बात करते हैं। ठोक दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, ये फलाना वाला, ये इस तरह की शब्दों का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं एक संवैधानिक पद के मजबूत पद पे बैठा हूँ, मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मेरा शब्द, मेरा लहजा इस तरीके से होना चाहिए जो उस कुर्सी को और उस संविधान की गरिमा को बनाए रखे। अभी कुछ लोग जो है योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं जी, इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ उनको बुलडोजर बाबा न कह के उनको क्राइम बाबा कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उनके ऊपर तमाम मुकदमे रहे हैं। और अगर इस देश की संस्था सही मामले में अगर निष्पक्ष होकर जांच करेगी ना, तो कई क्राइम में वो शामिल मिलेंगे और हैं शामिल वो। ये है। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम नहीं कर रहा? नहीं, चुनाव आयोग जो है पूरे आज़ादी में सिर्फ एक बार लॉयल हुआ था, ईमानदार। जब चुनाव आयोग को टी एन शेषन जी आए थे तो एकमात्र टी एन शेषन जी का आने का कारण रहा है कि लालू यादव को हराना है। अच्छा, उसके बाद कभी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हुआ। आज भी चुनाव आयोग देखिए कोरोना का बहाना लेके तमाम पाबंदियां कर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाबंदी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग सत्ता का इस समय जो है चाटुकारिता में लगा हुआ है, उस हिसाब से नियम बना रहा है जो सत्ता पक्ष को सुविधाजनक हो। सत्ता के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। समाजवादी पार्टी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी आज जरूर लड़ाई में है और लोगों की ये उम्मीदें बधी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए विकल्प बन सकती है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह नीतीश कुमार जी बिहार में बीजेपी की बी टीम बन के रह गए हैं, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ बीजेपी की बी टीम बन के रह जाएंगे। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी के इशारे पे ही काम करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और बीजेपी
दोनों एक मंच पर कभी एक साथ आ सकती है? बिल्कुल नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, हाँ। तो इस कैटेगरी में तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को भी खड़ा पाया जाता है। ओवैसी साहब ये चीज़ें हैं, लेकिन ओवैसी साहब प्रदेश के राजनीति के मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा अखिलेश जी हैं, जरूर हैं। उसका मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि अखिलेश जी के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप 5 साल का कार्यकाल योगी जी का उठा के देखिए। 5 साल में ये बंदा 4.5 साल कभी बाहर नहीं निकला, जबकि गोरखपुर में 100 से ज़्यादा बच्चे मरे, बीमारी की वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। और वहाँ देवरिया में जो है शेल्टर होम में लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत हुई, कानपुर में हुआ, और एक लखनऊ में तिवारी थे, उनकी पुलिस मर्डर कर दी, वो था। एक जो है जायसवाल, उनकी हत्या हो जाती है गोरखपुर में, वो थे। एक यादव था जो कानपुर में, उसका अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पे 5 साल में अखिलेश यादव जी खामोश रहे। इससे ये मेरा आकलन और मेरा जो देखने का नज़रिया है वो ये देखता है, ये समझता है कि अखिलेश यादव कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। और चुनाव आने के बाद ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप अखिलेश काफ़ी आक्रामक हैं, ये खाली चुनाव तक है। चुनाव के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे अखिलेश सत्ता में आ जाए चाहे विपक्ष में आ जाए, फिर वो उसी तरह के युवाओं का लेकिन कहीं ना कहीं रुझान है यूपी में कि अखिलेश यादव यदि आते हैं तो रोजगार का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ेगा, रोजगार युवाओं को मिलेगा। और उसका कारण ये रहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार और यूपी की सरकार, योगी बाबा की सरकार रोजगार नहीं मुहैया करा पाई। तमाम जितनी भर्तियां इन्होंने निकाली, किसी न किसी कारणवश से वो भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। यहाँ तक लोग परीक्षा देकर आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो भर्तियां, हमारा कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हमको मिल जाएगा। और हाल ही में जो एनटीपीसीआर में जो लाठीचार्ज हुआ है वो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मतलब आग में घी डालने का काम किया है जी। तो इस वजह से लोगों की एक उम्मीद होती है कि अगर ये सत्ता पक्ष का व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा है तो विपक्ष का व्यक्ति जो है वो हमारी बात शायद सुने। इस आशा में लोग अखिलेश की तरफ देख रहे हैं कि अगर अखिलेश जी आएंगे तो हमें रोजगार के नए मौके मिलेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में आप देखेंगे? उत्तर प्रदेश हमेशा भारत की राजनीति का धूमकेतु रहा है, धुरी रहा है, जिसके इर्द गिर्द भारत की राजनीति घूमती रही है। और आज भी आप उठा के देखिए, तमाम जितने प्रधानमंत्री देश के बने हैं उनकी पृष्ठभूमि या उनका कहीं न कहीं लिंक जो है उत्तर प्रदेश रहा है जी। तो इसलिए यह चुनाव तय करेगा 2024। अगर परिवर्तन होता है तो 2024 में भी आप मानिए कि मोदी का जादू खत्म हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो इन दिनों जो 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, यह कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ है 2024 का। 2024 में होने वाले जो चुनाव हैं, प्रधानमंत्री के जो चुनाव होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव से। खैर, इन तमाम बातों को लेकर के हम यूपी के भ्रमण में लगातार निकल चुके हैं, यूपी के आम लोगों से मिल रहे हैं, लगातार राजनीति पर चर्चा करने वालों से भी मिल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जौनपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम आए हुए हैं। जौनपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे साथ नवीन कुमार जी मौजूद हैं। लगातार उन्होंने अपनी बातें रखी, अपना जो भी मुद्दा है वो उन्होंने रखा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए, एक वादा होता है जनता से किया हुआ वादा कि हमारे विधायक साहब ने तो ये तमाम वादे किए थे, अब आप क्या क्या वादे कर रहे हैं अपने जनता से? देखिए, हम वादे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मौका मिला निश्चित रूप से इस देश में हम इतिहास लिखने का काम करेंगे। और वाकई जो इस देश की और इस विधानसभा की जनता को चाहिए, मैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। और मैं इन लोगों का मान सम्मान और सर ऊंचा रखूंगा और एक स्वच्छ और एक मजबूत दमदारी से आवाज़ रखने वाला व्यक्ति इनको मिलेगा। तो देखिए, ये तमाम बातें इन्होंने अपनी कही है कि एक मजबूत आवाज़, एक दम के साथ जो है वो अपने क्षेत्र के जनता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। आगे भी हम इसी तरह के लोगों से लगातार मिलेंगे, इसी तरह के मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करेंगे। और यूपी विधानसभा क्षेत्र में, यूपी विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।